नमस्कार दोस्त, आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5 पृष्ठ रसायन एवं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है कोलाइडी अवस्था। ये आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे पहले लेक्चर में आपको बता दिया था विलयन के प्रकार में, यानी जो कोलाइडी विलयन आपका होता है कितने प्रकार का होता है। तो मैंने आपको कोलाइडी विलयन बताया था, वास्तविक विलयन बताया था और एक बताया था आपको निलंबन। निलंबन क्या होता है मैंने बताया था, जिसके कण सबसे बड़े होते हैं लगभग 10⁻⁵ सेंटीमीटर से, जिसके कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर व्यास, जिसके कणों का व्यास 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक होता है निलंबन कहलाता है। और 10⁻⁵ से कम 10⁻⁵ से 10⁻⁷ से लेकर के 10⁻⁵ तक जो होते हैं उनको कहते हैं कोलाइडी। और फिर भैया 10⁻⁻10 से लेकर के 10⁻⁷ तक सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर व्यास का जो आकार होता है वो कहलाते हैं वास्तविक विलयन। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जाएं और इससे पहले लेक्चर को आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें, तभी आपको क्लियर रूप से अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कोलाइडी विलयन, ये आपके स्लाइड पे देखिए, बोर्ड पे लिखा हुआ मैंने कुछ पहले से लिख रखा है क्योंकि इसको हमें समझना है। आज हम जो समझेंगे वास्तविक विलयन के गुणों के बारे में, कोलाइडी विलयन के गुणों के बारे में और निलंबन के गुणों के बारे में। यदि आपसे पूछा जाता है कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन और निलंबन के बारे में अंतर पूछ दिया जाए तो आप इसी अंतर को इस प्रकार लिखेंगे, मैं भी आपको समझाने वाला हूं। और यदि आपको केवल कोलाइडी विलयन के गुण लिखे हैं तो सिर्फ ये वाला पार्ट आपको लिखना पड़ेगा। यदि निलंबन के गुण आपसे पूछे हैं तो ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा। यदि वास्तविक विलयन के आपसे गुण पूछे हैं तो ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा। और इन सभी को हम अलग अलग भी समझेंगे और उनको एक साथ में इनके अंतर को भी हम समझेंगे। तो इससे पहले हम आपको बता देते हैं कोलाइडी विलयन। हम इसमें इस चैप्टर में जो चर्चा होगी, सबसे ज़्यादा जो चर्चा होगी कोलाइडी विलयन के बारे में। तो कोलाइडी विलयन बना किससे किससे होता है, कोलाइडी विलयन का निर्माण किससे होता है। जैसे हम लोग समझते थे विलयन में दो चीज़ें होती हैं। विलयन में आपकी दो चीज़ें होती हैं, एक विलायक और एक विलय। जो साधारण विलयन होता है उसमें एक विलायक होता है, एक विलय होता है। इसी प्रकार विलयन में जो कोलाइडी विलयन होता है उसमें भी एक विलायक और एक विलय होता है। कि कोलाइडी विलयन बना किससे किससे होता है, कोलाइडी विलयन में क्या क्या होता है। जैसे हमारा साधारण विलयन जो होता है वो बना होता है विलायक प्लस विलय से बना होता है, विलायक प्लस विलय से। इसी का जो आपका कोलाइडी विलयन होता है वो बना होता है कोलाइडी विलयन। इसमें कोलाइडी विलयन में विलायक को कहा जाता है परिक्षिप्त माध्यम। कोलाइडी विलयन में विलायक को कहा जाता है परिक्षिप्त माध्यम और विलय को परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं। विलायक को परिक्षिप्त माध्यम कहते हैं और विलय को परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं। तो इन दोनों को मैं स्लाइड पे लगा देता हूं और आप लोग इसे नोट कर लें विधिवत रूप से, फिर उसके पश्चात मैं इनके अंतरों को समझाता हूं। तो चले पहले मैं स्लाइड पे लगाता हूं इसे। चलो 2 मिनट रुकें। चलो लगा दिया गया है, दोनों को नोट करें विधिवत रूप से। चलो हाँ, इसके पश्चात अब हम लोग समझते हैं चलो पहले अभी लगा नहीं है, स्लाइड पर लगा दिया। चलो हाँ अब लगा दिया गया है। चलो ठीक है हाँ। अब देखें वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन में एवं निलंबन में क्या अंतर होता है। यदि आपसे पूछा जाता है वास्तविक विलयन के गुण या कोलाइडी विलयन के गुण या निलंबन के गुण, तो आपको कैसे बताना है। तो पहले मैं अलग अलग इनके गुणों को पढ़ता हूँ। भैया आपसे पूछा जाएगा वास्तविक विलयन के गुण बताइए, तो वास्तविक विलयन के गुणों को आपको सीधे सीधे इसको साथ में ले लीजिएगा और ये करिए। वास्तविक विलयन समांगी तंत्र होते हैं।
वास्तविक विलयन में कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। वास्तविक विलयन का अनुभार कम होता है। वास्तविक विलयन में परासरण दाब अधिक होता है। वास्तविक विलयन को छानना सामान्य छानयंत्र से, यानी वास्तविक विलयन जो है सामान्य छानयंत्र से छान सकते हैं, सामान्य छानयंत्र से इन्हें छाना जा सकता है ये। और इसके पश्चात दर्शनीयता, इनके कणों को किसी भी विधि द्वारा देखा नहीं जा सकता है। और टिंडल प्रभाव ये नहीं दर्शाते हैं। ये वास्तविक विलयन के गुण हो जाएंगे। यदि आपको लिखने पड़ जाएं कोलाइडी विलयन के गुण, यदि आपको लिखने पड़ जाएं कोलाइडी विलयन के गुण, तो आप इसको साथ में ले लीजिएगा और इसको बोल दीजिएगा। कोलाइडी विलयन आप प्रकृति में, कोलाइडी विलयन प्रकृति में समांगी तंत्र होते हैं। इनके कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। फिर इनका अनुभार अधिक होता है, इनका परासरण दाब कम होता है और ये चर्म पत्र के द्वारा छन जाते हैं। इनमें कणों को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। ये टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। फिर आएंगे निलंबन। यदि आपसे निलंबन के गुण पूछे जाते हैं तो निलंबन के गुण कैसे लिखेंगे भैया, देखें निलंबन के गुणों में बाकी तो यही सब गुण पढ़ने हैं, सिर्फ आपको इधर का एक पॉइंट लगा लेना है। निलंबन प्रकृति में विषमांगी तंत्र होते हैं। इनके कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से अधिक होता है। इनका अनुभार अधिक होता है, परासरण दाब कम होता है। और फिर ये दोनों से चर्म पत्र और साधारण पत्र दोनों के द्वारा छन जाते हैं। इनके कणों को नग्न आँखों के द्वारा देखा जा सकता है और ये टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। यदि इनके अंतर की बात की जाए तो इस तरीके से वास्तविक विलयन समांगी तंत्र होता है, जबकि कोलाइडी विलयन भी समांगी तंत्र, और निलंबन क्या होता है, विषमांगी तंत्र होता है। इनके कणों का आकार इतना होता है 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर। कोलाइडी विलयन के कणों का आकार 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर से 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। और निलंबन में 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ही अधिक होता है। इसके पश्चात भैया अनुभार देखें तो अनुभार इनका कम होता है, इनका अनुभार अधिक होता है, इनका अनुभार भी अधिक होता है। इसी प्रकार आगे इनका परासरण दाब क्या होता है, इनका परासरण दाब अधिक होता है, इनका कम होता है परासरण दाब, इनका भी परासरण दाब कम होता है। फिर देखिए ये सामान्य छन्नियों के द्वारा, सामान्य छनित्रों के द्वारा, समान पत्रों के द्वारा छाने जा सकते हैं, जबकि इन्हें छानने के लिए चर्म पत्र की यानी अर्धपारगम झिल्ली की ही आवश्यकता होती है। इन्हें छानने के लिए हमें अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होगी। और जो आपके निलंबन, इसमें ये चर्म पत्र झिल्ली से भी छन जाते हैं और सामान्य छन्नियों से भी इन्हें छान सकते हैं। फिर बोला गया है इन कणों को किसी भी द्वारा देखा नहीं जा सकता। ना हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं, ना ही नग्न आंखों द्वारा, किसी द्वारा इनके कणों को अलग अलग देखा नहीं जा सकता। ये क्या होता है हमारा वास्तविक विलयन। और इनके कणों को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। फिर लाइटिस हुआ थोड़ा, लाइटिस हो जा रहा है भाई, परेशान होती है। इसके पश्चात देखिए इनकी दर्शनीयता में इनके कणों को किसी भी द्वारा, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी हम लोग नहीं देख सकते हैं और ना ही नग्न आंखों के द्वारा, जबकि इनके कणों को अति सूक्ष्मदर्शी, एक बहुत संयुग्म में मिनी सूक्ष्मदर्शी आती है, मिनी नहीं, जो छोटी से छोटी अति सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, यानी जो छोटी से छोटी वस्तुओं के प्रतिबिंबों को आसानी से बना सकती है, उसके द्वारा हम इसे देख सकते हैं। जबकि इसे नग्न आँखों के द्वारा देखा जा सकता है, जैसे बालू और रेत, बालू और जल का मिश्रण, उसे हम बालू को आसानी से देख सकते हैं, तो ऐसा मिश्रण कहलाता है निलंबन। फिर उसके पश्चात टिंडल प्रभाव ये नहीं दर्शाते हैं, ये भी टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं और ये भी टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। ये तो हुआ हमारा वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन एवं निलंबन में अंतर। अब हम आपसे बात करते हैं कोलाइडी विलयन कितने प्रकार का होता है, कोलाइडी विलयन होता कितने प्रकार का है। तो चलें आप लोग इसे मैं रफ करता हूं पहले, और इसमें आप लोग नोट करेंगे साथ साथ में कोलाइडी विलयन कितने प्रकार का होता है। देखें भाई, कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण
कई आधारों पर किया गया है, तो उन सभी आधारों को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण, तो चलें देखते हैं भाई किन किन आधारों पर कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण किया गया है। चलो, कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण डालेंगे हेडिंग, कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। इनमें जो पहला आधार है, पहला जो वर्गीकरण किया गया है अवयवों के प्रावस्था के आधार पर। यदि अवयव ठोस है, अवयव मतलब जो भाई है यहाँ पर समझे, अभी मैंने आपको बताया था जो कोलाइडी विलयन जो बनता है भैया जी, कोलाइडी विलयन वो बनता है परिक्षिप्त अवस्था से, परिक्षिप्त अवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम से बनता है, परिक्षेपण माध्यम से बनता है। और मैंने आपको अभी बताया जो परिक्षिप्त अवस्था होती है, इसी सिंपल सी बात हम समझे, जो साधारण जो जनरल विलयन होता है उसमें हम इसे कहते हैं विलय, उसमें क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। और जो परिक्षिप्त माध्यम होता है इसे कहते हैं विलायक, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं विलायक। तो यहाँ पर जो कोलाइडी विलयन के जो अवयव होते हैं वो परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम ही कोलाइडी विलयन के अवयव कहलाते हैं। तो पहला जो वर्गीकरण किया गया है इनके अवयवों के प्रावस्था के आधार पर, यानी यदि हम परिक्षिप्त अवस्था ठोस लें, परिक्षेपण माध्यम भी ठोस हो, तो हमारा विलयन कैसा बनेगा, इस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो पहली हेडिंग डालेंगे अवयवों के आधार पर वर्गीकरण। पहला जो वर्गीकरण किया गया है अवयवों के आधार पर, अवयवों के आधार पर। नंबर 1, अवयवों की प्रावस्था के आधार पर, अवयवों की प्रावस्था के आधार पर वर्गीकरण। फिर दूसरा परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर, परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। फिर भैया नंबर 3 पे जो वर्गीकरण किया गया है वो आपका किया गया परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल पर, यानी इनके परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य कितना आकर्षण बल लग रहा है, इस आकर्षण बल के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो तीसरे पॉइंट में लिखेंगे परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर, 2 मिनट रखिए, हमें लग रहा है थोड़ा डाउट हो रहा है, लिख नहीं रहा, कट तो नहीं रहा, देख लेते हैं जाओ। हाँ, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं कट रहा, ठीक है, सब चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं क्लियर। फिर अगला लास्ट पॉइंट में जो आता है आपका पॉइंट नंबर 4 पे जो आपका आता है परिक्षिप्त अवस्था के कणों के आधार, परिक्षिप्त अवस्था के कणों के आधार पर। भैया परिक्षिप्त अवस्था के कण
कण जो होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। उनके आकार को देखा गया है और उनके आकार के अनुसार भी वर्गीकरण किया गया। तो यहाँ पर लिखेंगे परिक्षिप्त अवस्था के कणों के आकार पर या आणविक आकार पर। परिक्षिप्त अवस्था के कणों के आकार के आधार पर, आकार के कणों के आधार पर, और लास्ट में जो आता है आवेश के आधार पर वर्गीकरण। आवेश के आधार पर वर्गीकरण। ये भैया इतने आधारों पर, पहला जो अवयवों की प्रावस्था के आधार पर, भैया परिक्षिप्त अवस्था की अवस्था देखिए, परिक्षेपण माध्यम की अवस्था देखिए, उन दोनों अवस्थाओं के आधार पर कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण किया गया है। फिर किया गया है परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के बारे में लेकर के, परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति, यदि ठोस, द्रव, गैस या मान लेते हैं जल लिया तो हमारा विलयन क्या बनेगा, कैसा सॉल्व बनेगा, इसके बारे में बात की जाएगी। फिर परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम आपस में किस तरीके से बंध बनाते हैं, किस तरीके से आकर्षण बल यानी किस तरीके से एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, तो इसके आधार पर किया गया है। फिर परिक्षिप्त अवस्था के कणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है और लास्ट में किया गया है आवेशों के आधार पर वर्गीकरण। लास्ट में जो किया गया आवेशों के आधार पर वर्गीकरण। भैया सबसे पहले हम लोग समझेंगे अवयवों की प्रावस्था के आधार पर वर्गीकरण। तो हेडिंग डालेंगे अवयवों की प्रावस्था के आधार पर वर्गीकरण और इन सबको मैं रफ करता हूँ। इसमें एक टेबल मैं लगा रहा हूँ, जल्दी से आप लोग देखें। इस टेबल को मैं लगाऊंगा और आप लोग लगाना नहीं है, मुझे लिखना है। इस टेबल को लाइट कर रहा हूँ, चलो लगा रहा हूँ दोनों के। ये आपकी स्लाइड पे है। तो प्रावस्था के आधार पर हम लोग देखेंगे, प्रावस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। देखें तो प्रावस्था के आधार पर विलयन देखिए कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले पॉइंट में लिखेंगे परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की अवस्था यानी प्रावस्था के आधार पर विलयन 8 प्रकार के होते हैं। कौन से? कोलाइडी विलयन आपके 8 प्रकार के होते हैं। तो देखिए भैया, यदि हमारी परिक्षिप्त अवस्था जो है द्रव में है, परिक्षिप्त अवस्था की जो प्रावस्था है वो द्रव है और परिक्षेपण माध्यम गैस है, तो जो विलयन ध्यान रखना, कभी भी गैस को ठोस के साथ मिलाए या द्रव के साथ मिलाए तो हमेशा जो हमारा बनेगा एरोसॉल बनेगा। तो यहाँ पर द्रव को गैस के साथ मिलाया गया है तो द्रवों का एरोसॉल प्राप्त होता है, द्रवों का एरोसॉल प्राप्त होता है। जैसे कोहरा में आपको नमी देखने को मिलेगी, बादलों में नमी देखने को मिलेगी, और आप जनरली जो ताज़ा धुआं निकलता है उस धुओं के सामने हाथ कीजिए तो हाथ में कुछ ना कुछ तरल जरूर आ जाता है। तो भैया ये एक द्रवों का एरोसॉल होता है, ठीक है। फिर दूसरे पॉइंट में द्रवों को जब द्रव में मिलाते हैं, भैया जब परिक्षिप्त अवस्था भी हमारी द्रव हो, परिक्षेपण माध्यम भी द्रव हो, तो कोलाइडी तंत्र जो होगा पायस होगा, यानी द्रवों और द्रवों के विलयन को हम कहते हैं पायस। द्रव और द्रव के विलयन, कोलाइडी विलयन को हम कहते हैं पायस। जैसे दूध है, तेल है, दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ जैसे सिरप जो होती है वो भी एक पायस ही होती है। दूध जो होता है आपका पायस ही होता है, क्योंकि दूध में पानी है और दूध के कण हैं। तो भैया इसी के साथ साथ तेल जो होता है, तेल में तेल के अतिरिक्त अन्य जो चीज़ें पड़ी होती हैं वो भी एक द्रव और द्रव का ही विलयन होता है। इसके पश्चात द्रव में जब ठोस को मिलाते हैं, हम ठोस को मिलाते हैं तो हमारा जेल बनता है। जैसे बूट पॉलिश, जो बूट पॉलिश करवाने जाते हैं तो जो बूट पॉलिश करता है वो पैंट होती है, जो पैंट पॉलिश करता है उसके लिए बात की। मक्खन, जेली,
आप जनरली एक जेली टॉफ़ी भी चलती है, बिल्कुल उसी की तरह ये होता है जब द्रव और ठोस को मिलाया जाता है। जैसे गोंद होता है आपका, वो भी एक इसी का उदाहरण है। अब देखिए उसके पश्चात बोला गया है ठोस और गैस को मिलाते हैं। भैया मैंने आपको बताया था गैस को ठोस के साथ मिलाइए चाहे द्रव के साथ मिलाइए, बनेगा एरोसॉल ही। तो यहाँ पर भैया इसके जब ठोस को गैस के साथ मिलाया गया तो हमारा ठोसों का एरोसॉल प्राप्त होता है। जैसे ज्वालामुखी की धूल, धुआं भी इसी का एक उदाहरण है, क्योंकि धुआं के अंदर कुछ हमें ठोस के कण भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जिसके कारण हमारा धुआं कहीं काला उठता है। आप जनरली देख लीजिए, कहीं तारकोल को जलते हुए देखिए, किसी टायर को जलते हुए देखिए, तो उस टायर का, जलते हुए टायर का धुआं काला दिखाई पड़ेगा। इसका कारण ये है कि उस टायर के कुछ ना कुछ, उस ट्यूब के कुछ ना कुछ कण, जो ट्यूब ठोस होता है उसके कुछ ना कुछ कण जो है धुएं में उड़ते हैं। तो इस प्रकार के ठोसों का एरोसॉल भी होता है। इसके पश्चात ठोस और द्रव, जब ठोस और द्रव को मिलाते हैं तो हमारा बनता है शाल। क्या बनता है? शाल बनता है। जैसे पेंट, भैया जो पेंट, जो आपकी पॉलिश होती है जनरली जो बाइसिकल कार सभी में की जाती है, उसमें क्या होता है, आयरन के कुछ छर्रे होते हैं, आयरन के कुछ पॉइंट होते हैं, गोलियां जैसी होती हैं, उनको क्या करते हैं हम मशीन में डालते हैं और उन छर्रों को पीसते हैं। उसके पश्चात ही आपकी तैयार होती है, क्योंकि छर्रे आपस में पिसते हैं और छर्रों के साथ एक अन्य कुछ केमिकल होते हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इन दोनों को जब हम किसी मशीन में पीसते हैं तब हमें प्राप्त हो जाता है ठोसों का एरोसॉल, साल प्राप्त होता है, जो कि पेंट है। जल में स्टार्च है, प्रोटीन भी इसी के उदाहरण हैं। फिर देखें ठोस को ठोस में मिलाया जाता है तो भैया ठोसों का साल बनता है, ठोसों का साल बनता है। जैसे मिश्र धातुएं और रूबी कांच क्या होता है, रूबी कांच जनरली जो कांच होती है, कांच क्या होती है, जो हम लोग जनरली देखते हैं कांच, जो जैसे शीशे आपने देखा होगा, जो कांच की शीशी आती है उसमें जो कांच लगी होती है कुछ डिफरेंट टाइप की होती है, और जो हमारी गाड़ियों में कांच लगी होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। जो गाड़ियों में कांच लगी होती है उसे हम कहते हैं रूबी कांच, उसको कहते हैं रूबी कांच। रूबी कांच के अंदर बहुत से ऐसे तत्व डाले जाते हैं जिसमें उसकी टूटने की क्षमता, यानी टूटने के बहुत कम चांस रहते हैं, इतनी आसानी से वो टूटती नहीं है। जितनी आसानी से हमारी शीशी टूट जाती है उतनी आसानी से हम किसी गाड़ी का शीशा नहीं तोड़ सकते हैं। ध्यान ये रहे, मोटाई उतनी हो, आप कांच, जिस पदार्थ से कांच बनी है, जिस कांच से आपकी शीशी बनी है, उसकी एक चादर ले लीजिए, और जो गाड़ी में कांच लगी होती है उसकी एक चादर ले लीजिए, और उन दोनों को तोड़िए, तो जाहिर सी बात है जो कांच शीशी वाली होती वो जल्दी टूटेगी, और रूबी कांच जो आपकी गाड़ी में लगी होती है वो इतनी जल्दी से नहीं टूटती है। ठीक है। फिर उसके पश्चात गैस या द्रव, गैस के साथ भैया इधर जब परिक्षेपण माध्यम आपका गैस होगा, ध्यान ये रखना है, एरोसॉल कब बनाएगा, जब परिक्षेपण माध्यम हमारा गैस होगा। जब परिक्षेपण माध्यम गैस होगा तब हमारा एरोसॉल बनेगा, और जब हमारी परिक्षिप्त अवस्था गैस होगी, परिक्षिप्त अवस्था गैस होगी और द्रव, ये गैस और द्रव आपस में मिलकर के बना लेते हैं झाग। जैसे जनरली आप जो है कास्टिक सोडा जो आता है जिसे कहते हैं निरमा, निरमे को पानी में घोलेंगे तो आपको ऊपर फेना जैसा दिखाई पड़ेगा, कुछ समय के पश्चात वो हमारा क्या होता है, झाग जो ऊपर फेना जैसा होता है वो शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वही झाग हमारी कन्वर्ट हो जाती है गैस में। तो इस प्रकार गैस और द्रव का मिश्रण ही झाग होता है। जैसे साबुन की झाग सोडा वाटर। इसके पश्चात गैस और ठोस का जो मिश्रण होता है, ठोस फॉर्म, स्टायरीन रबर, स्टायरीन और रबर, ये एक उदाहरण है। ये तो हमारा अवयवों का वर्गीकरण, यानी अवयवों के आधार पर कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण, कोलाइडी विलयन डालेंगे, कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। इसके पश्चात देखें, इसके पश्चात हम लोग समझते हैं परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर द्रवों का वर्गीकरण। परिक्षेपण माध्यम के आधार पर द्रव आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए इसको मैं स्लाइड पे लगाता हूं और आप लोग उससे नोट करेंगे। ठीक है, चलो लगाते हैं स्लाइड पे। परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। तो देखिए परिक्षेपण माध्यम, भैया ये आपका जो लिखा गया है वो परिक्षेपण माध्यम। यदि परिक्षेपण माध्यम हमारा जल है
तो जो हमारा कोलाइडी तंत्र होगा हाइड्रोसाल या एक्वासाल होगा। यदि परिक्षेपण माध्यम में यानी विलायक में हमारा एल्कोहल लिया जा रहा है तो जो कोलाइडी तंत्र होगा एल्कोसाल होगा। यदि बेंजीन लिया जा रहा है तो बेंजोसाल होगा। यदि वायु लिया जा रहा है तो एरोसाल होगा। यहाँ पर बेंजीन के यौगिक होंगे, यहाँ पर एल्कोहल के यौगिक होंगे और यहाँ पर जैसे जीवित कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं मतलब जीवित जिनके अंदर एक्वा हाइड्रोसाल है यानी जिनके अंदर हाइड्रोजन है। इसके पश्चात एरोसाल ऑक्सीजन के यौगिक, ऑक्सीजन जिनके साथ क्रिया जैसे नमी है, ये भी एक हमारा कोलाइडी विलयन ही है। ठीक है, चलो ये तो हुआ हमारा परिक्षेपण के आधार पर कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण। और नेक्स्ट पॉइंट में जो नंबर तीसरा था हमारा, उसमें मैंने आपको बताया था परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम। भैया अगला जो पॉइंट है आपका परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर तो जो आकर्षण बल होता है, देखिए मान लेते हैं ये हमने तैयार किया विलयन, ये हमारा कोलाइडी विलयन है। इसमें ये हमारा परिक्षेपण माध्यम है। ये जो काले रंग की जो मैंने डॉटेड रखी हैं बूंदियाँ, ये जो डॉटेड हैं ये परिक्षेपण माध्यम है। और ये जो है ये परिक्षिप्त अवस्था है। ये क्या है हमारी परिक्षिप्त अवस्था है। यदि परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त अवस्था के मध्य आकर्षण बल ज़्यादा लग रहा है तो ऐसे विलयन को कहेंगे द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। क्या कहेंगे? द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। और यदि इनके मध्य आकर्षण बल हमारा कम लग रहा है तो कहेंगे द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। ठीक है, क्या कहेंगे भैया? इनके मध्य आकर्षण बल ज़्यादा तो द्रव स्नेही मतलब एक दूसरे को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है ये द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन हो गया। जब इनके मध्य आकर्षण बल बहुत कम लगे, ज़्यादा ना लगे, तो ऐसे विलयन को कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। क्या कहते हैं भैया? द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। तो डालेंगे द्रव। इस आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। इस आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। इस आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। इस आधार पर जो विलयन होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। और द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन क्या लिखेंगे? वे विलयन, वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त अवस्था, वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच में अधिक आकर्षण बल लगता है, अधिक आकर्षण बल लगता है, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। उदाहरण में लिख लेंगे गोंद, जिलेटिन आदि।
फिर डालेंगे द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। तो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन क्या होता है भैया जी? द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन, देखें भैया द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन क्या होता है, इसको समझें। यानी जिस विलयन में वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त अवस्था एवं परिक्षेपण माध्यम के बीच में बहुत कम आकर्षण बल लगता है, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। जैसे स्वर्ण रजत का कोलाइडी विलयन, यानी चांदी का कोलाइडी विलयन, चांदी का कोलाइडी विलयन। सोने का कोलाइडी विलयन, भैया सोने को किसी में घोलिए तो सोना इतनी जल्दी से किसी के साथ घुलता नहीं है, तो यहाँ पर चांदी का कोलाइडी विलयन मान लेते हैं और सोने का मान लेते हैं। ठीक है भैया, ये हमारे होते हैं द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। और आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, थोड़ा मेरी कोशिश है आपको बेटर से बेटर कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, और थोड़ा आप लोग सपोर्ट कर दें तो 4 चांद लग जाएं। बस आप लोगों के सपोर्ट की थोड़ी चेष्टा है और इच्छा है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए और मैं अपनी पूर्ण कोशिश करूँगा। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जो स्टूडेंट इस वर्ष बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें होने वाली हैं। हाँ, थोड़ा इश्यू है, जो शुरुआती वीडियो मेरी पड़ी हैं उसमें क्लैरिटी नहीं है, परंतु इस समय से जो वीडियो आ रही हैं, इससे पहले से जो वीडियो आ रही थी, मैं प्रॉमिस करता हूँ कोशिश करूँगा आगे थोड़ा आप लोग सपोर्ट करते हैं तो आज के ठीक अगले वर्ष इसी के दिन हो सकता है आपको जो यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है वो लाइव प्रसारण मिले और विद्वत फुल HD में मिले, अच्छी तरीके से मिले। तो भाई इसको चाहते हैं, यदि आपको हमारा पढ़ाई पसंद आ रहा है तो एक कार्य करें भैया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं, तब तक आपको नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम।